नमस्कार। 3 दिन बाद आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की घटना आज की सीरियल किलर्स की श्रेणी की एक और घटना है। बात अगस्त 2008 की है। दिल्ली मेट्रो के तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों का जमावड़ा रहता था उस समय, जब उस समय फिनिशिंग हो रही थी। इन्हीं रुके हुए मजदूरों के बीच की एक 7 साल की लड़की गायब हो गई, बच्ची गायब हो गई, जिसकी बहुत तलाश की गई, लेकिन उसका न उसके शव का कोई पता लगा, और आज तक भी उसके शव का कोई पता नहीं लगा सकी पुलिस। 2008 की अगस्त की इस घटना और 2009 के अगस्त के बीच 6 बहुत कम उम्र की बच्चे और बच्चियां, जिनकी उम्र 5 से 7 साल के बीच में थी, वो दिल्ली, मुंडका, समयपुर बादली और इन जगहों से ये बच्चियां गायब हो गईं। मजदूर थे, बाहर के प्रदेशों से मजदूरी के लिए आए हुए थे, हाथ पैर मारे, थाने तक गए। एक आध की गुमशुदगी शायद कहीं लिखी गई हो, अगर अच्छा दमदार ठेकेदार रहा होगा उनका, जो उनको लेकर आया होगा, वरना न तो कोई एफआईआर लिखी गई और न ही कोई गुमशुदगी लिखी गई। ध्यान रखिए, इस समय तक निठारी कांड का बवाल पूरे देश में, देश के अलावा भी अपना इम्पैक्ट बना चुका था। ये जो 6 या 7 बच्चियां गायब हुई उस साल भर के अंदर, उसमें ज़्यादातर लड़कियां थीं, केवल 2 उसमें बच्चे थे, लेकिन उम्र सबकी वही 5 से 7 साल की बीच में। 2009 में सितंबर में विजय विहार में एक मजदूर का बेटा फिर गायब हो गया, जिसका शव 3 दिन बाद बरामद हुआ। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में उसके शव के साथ बहुत ही क्रूर समलैंगिक व्यवहार की बात बताई गई पीएम रिपोर्ट में। इसलिए इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई, एफआईआर हुई। पुलिस ने जब एफआईआर हुई तो थोड़ी तेजी पकड़ी, और तेजी में शक के आधार पर एक व्यक्ति रविंद्र कुमार नाम का पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस उसके इस कृत्य पर, हालांकि उसने अपने उस अपराध को एडमिट कर लिया था, जगह भी दिखा दी थी, लेकिन पुलिस कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाई, और जेल जाने के 4 महीने के भीतर ही उसे जमानत मिल गई। ये विजय कुमार बदायूं जिले का रहने वाला था। उसके पिता कारपेंटर थे, जो उसे लेकर दिल्ली आए और दिल्ली में ही बस गए। 1991 की उसकी पैदाइश थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्र उस समय उसकी नहीं हुई थी। इस मर्डर की घटना में जमानत मिलने के बाद आने वाली अगली तारीखों में अपराधी रविंद्र कुमार बेल को जंप करके फरार हो गया। पुलिस ने उसका वारंट इशू किया, नॉन बेलेबल वारंट। इसी बीच में वर्ष 2010 में फिर इस बीच में छिटपुट घटनाएं हुई, जिनमें बच्चे या बच्चियों की लाशें मिलती रहीं। सभी के साथ बलात्कार हुआ था या समलैंगिक क्रूर व्यवहार हुआ था, लेकिन एफआईआर शायद ही किसी की कहीं लिखी गई हो। 2010 में साउथ दिल्ली के बेगमपुरा इलाके में 8 साल का एक बच्चा फिर गायब हो गया। बच्चे के साथ समलैंगिक क्रूरता करते हुए जब बच्चे ने विरोध किया और चिल्लाया, तो अपराधी ने
उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मोटे वाले तार होते हैं, उसका जो कटा हुआ हिस्सा होता है, नुकीला होता है, उससे उस बच्चे की गर्दन काट दी। बुरी तरह से जब उसकी ब्लीडिंग होने लगी तो वो अपराधी उसे मरा समझकर वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन लोगों ने उसके रोने की आवाज़ सुनी। वो जो कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े पक्के गड्ढे बनाए जाते हैं, उसी में रोता हुआ चिल्लाता हुआ मिला। पुलिस को हैंडओवर किया गया। बच्चे ने स्वस्थ होने के बाद जो हुलिया बताया, उस हुलिये से फिर रविंद्र कुमार दोबारा पकड़ा गया। पुलिस की गलती यहाँ ये देखिए, लापरवाही देखिए। पुलिस चूंकि बहुत ही गरीब और मजदूर घर के बच्चे थे, पुलिस ने कतई पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसने पहले भी इसी तरह का एक अपराध किया था। जमानत मिलने के बाद बेल जंप कर गया, यानी फरार है। पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। फिर साक्ष्य के अभाव में अदालत ने उसको जमानत दे दी। बरी नहीं किया, जमानत दे दी। 2009 का जो बेल जंप किया था उसने या फरार था, उसका कोई रिकॉर्ड पुलिस ने अदालत में सबमिट नहीं किया। पुलिस ने जैसे ही जेल के भीतर बच्चे से शिनाख्त परेड कराई, मैं पहले भी एक आध बार बता चुका हूं, अज्ञात जब कोई मुकदमा लिखाया जाता है चोरी का, डकैती का या मर्डर का, तो जो मुलजिम पकड़ा जाता है उसकी एक शिनाख्त परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है, आईपी, जिसको अभी अमेंड किया है पार्लियामेंट ने, अभी 2-3-4 महीने पहले की बात है। आइडेंटिफिकेशन परेड में उसी कद काठी के 5-6 लोग खड़े किए जाते हैं। चेहरों पे चिप्पियाँ चिपका दी जाती हैं, जो जैसे कटे का निशान है, तिल है, इन सब पे चिप्पियाँ चिपका दी जाती हैं। और फिर जिस व्यक्ति, जो संबंधित व्यक्ति है, उससे उसकी पहचान कराई जाती है। 8 साल के इस बच्चे से जब शिनाख्त परेड में उस व्यक्ति को पहचानने के लिए कहा गया, रविंद्र कुमार को, बच्चा उसे पहचान नहीं पाया। 8 साल का ही बच्चा था। और अदालत ने इसी ग्राउंड पर फिर एक बार रविंद्र कुमार को जमानत दे दी। जमानत पर बाहर आ गया और अगली तारीखों में फिर वो बेल जंप कर गया। यानी 2 बार वो फरार हो चुका। एक तरह से वो जुडिशियल कस्टडी है। जुडिशियल कस्टडी में जुडिशरी ने उसको जमानत दी है इस शर्त के साथ कि आप विवेचना में सहयोग करेंगे और अगली तारीखों में अदालत में उपस्थित रहेंगे। लेकिन वो फिर बेल जंप कर गया, फरार हो गया। इस तरह से 2 बार जुडिशियल कस्टडी से भागने के बाद रविंद्र कुमार का हौसला, हिम्मत और उसका जो डेडली बिहेवियर था वो और खतरनाक हो गया। बहुत डेंजरस होके अगले अपने क्राइम किए। दिल्ली मेट्रो की बहुत ढेर सारी बेल जंप करने के बाद, यानी 2010 के बाद, तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स में, कुछ दिल्ली में मेट्रो की थी, कुछ हरियाणा की कंस्ट्रक्शन साइट्स थीं, कुछ उत्तर प्रदेश में नोएडा की कंस्ट्रक्शन साइट्स थीं। उनमें से गरीब बच्चों के 11 बच्चियां गायब हो गए, जिनमें से 5-6 की लाशें मिली। बाकी की लाश आज तक नहीं मिली। सबका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में एक बात कॉमन थी, इन सभी के साथ, अगर वो मेल बच्चा था तो उसके साथ समलैंगिक, दुर्दांत, क्रूर व्यवहार, और अगर लड़की थी उसके साथ बलात्कार, क्रूर बलात्कार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, किन्हीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी अंकित था कि ये जो क्रूर लैंगिक व्यवहार हुआ, चाहे वो समलैंगिक हो, चाहे बलात्कार हो, वो पोस्टमार्टम था, यानी
मृत्यु के बाद उसके साथ ये घटना कारित की गई। बहुत गंभीर बात थी। मैं बराबर कह रहा हूं ये घटनाएं तब की हैं जब निठारी हो चुका था। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं से पुलिस अलग अलग मामलों में परेशान थी। एक के बाद एक 5 साल 6 साल की बच्चियों की लाश मिलना, और वो भी उनके साथ शर्मनाक, क्रूर लैंगिक व्यवहार के बाद उनकी लाशों का मिलना जारी था। चूंकि ये सभी बच्चे अलग अलग प्रांतों से आए हुए मजदूरों के बच्चे थे, इसलिए न कोई धरना हुआ, न कोई प्रदर्शन हुआ, न टीवी पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में दिखाया गया, ब्रेकिंग न्यूज़ हुई, न ही कोई अखबार में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। जिस दिन शब मिलता है पुलिस के का जो प्रेस नोट आता है दिन भर के क्राइम का, उसमें एक लाइन ये भी कि साहब 6 साल की एक बच्ची का शव मिला, पुलिस विवेचना कर रही है, पुलिस अपराध या FIR दर्ज करके विवेचना कर रही है। इस तरह की बातों के सिवा कोई बड़ी बात ऐसी नहीं दिखाई दी जिससे पुलिस पर कुछ दबाव पड़ता। लेकिन इसी बीच में दिल्ली के एक स्थानीय समाचार पत्र, लोकल जो छपते हैं, बड़ी नेशनल डेली की बात नहीं, एक स्थानीय समाचार पत्र जिसकी दिल्ली पुलिस से कुछ खुन्नस थी, वो एक एक घटना के बारे में बड़ी बड़ी खबरें छापने लगा। जब भी ये इस तरह की प्रेस नोट में सूचना आती थी कि 5 वर्ष की 6 वर्ष की बच्ची या बच्चे की लाश मिली है, रिपोर्टर उनके मौके पे जाते थे, मैं फोटो के बड़ी बड़ी खबरें वो छापने लगा। थोड़ा सा पुलिस दबाव में आई, उसने गिन के कुल 18 या 19 बच्चों की हत्या का जिक्र किया और उसको उसी निठारी की बात से बराबर जोड़कर देखता रहा। पुलिस, तीनों राज्यों की पुलिस ने फिर आपस में क्या बातचीत करके, जब एक दूसरे के यहाँ हुई घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाने लगी, तो एक बड़ी टीम बनाई गई। सबसे पहला काम ये हुआ कि इन तीनों राज्यों में, क्योंकि ये तय नहीं था कि वो मारने वाला या ये क्रूर व्यवहार करने वाला किस राज्य का है, इसलिए तीनों से ये अपने अपने इलाकों की वो लिस्ट या ऐसे अपराधियों के बारे में जो इस तरह के अपराध में संलिप्त रहे हों, जमानत पर हों, फरार हो गए हों या जिनका नाम पता पुलिस के पास मौजूद हो, ऐसी लिस्ट जब इकट्ठा की गई तो ये देखकर ताज्जुब हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम रविंदर कुमार था, वो 2 बार ऐसे ही हत्या और रेप के मामलों में बेल जंप करके फरार है। कम्युनिकेट हुआ तीनों राज्यों की बनी हुई उन टीमों में कि एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक इसी तरह की घटनाओं में पकड़ा गया, जमानत हुई और बेल जंप करके फरार हो गया। लिहाजा पुलिस ने दबाव बनाना शुरू किया कि ये आदमी कहाँ मिलेगा। CDR, उसके नंबर को सर्विलांस पर दिल्ली पुलिस ने लगवाया। जो नंबर जेल से उनको मिला, जो नंबर अदालत के रिकॉर्ड्स में मिला, उसको लगवाया एक्टिव नंबर था। और फिर 19 जुलाई 2015 को साउथ दिल्ली से रविंदर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक टीम बनाकर इसकी पूछताछ शुरू की। पूछताछ क्या, श्रेणीबद्ध पूछताछ, क्योंकि 2 बार वो जुडिशियल कस्टडी से फरार हो चुका था। अदालती आदेशों के बाद फरार हुआ और कभी लौटकर अगली तिथियों में अदालतों में नहीं आया। जब श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई और जो पूछताछ करने वाली टीम थी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने एक एक करके 30 हत्याओं के बारे में बताया। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने जेल भेजा और उसे 14 दिन की रिमांड पर लिया और उसकी बताई एक एक हत्या, उसकी बताई एक एक जगह पर पुलिस उसे लेके गई। 30 जगह हत्या की तो पुष्टि हुई, लेकिन सिर्फ इनमें से 15 की गुमशुदगी या FIR पाई गई। पुलिस ने इन 15 घटनाओं में
रविंदर कुमार को लिंक किया, उसमें शामिल किया। लेकिन बाकी के 15 के बारे में पुलिस को इसलिए कोई बहुत जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि ज़्यादातर उसमें माइग्रेंट लेबर्स थे। इतने लंबे समय बाद वो या बच्ची या बच्चे के नुकसान के बाद वो अपने जिस प्रांत से आए थे उस प्रांत को वापस जा चुके थे। इन 15 में कुछ में अभी भी अदालतों में ट्रायल चल रहा है, लेकिन कुछ में इसको आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। पुलिस बराबर इतने गंभीर आरोप में ये प्लीड करती रही कि साहब इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अदालत यही पूछती रही सबूत कहाँ हैं, किन लाशों का, किन बच्चियों के जो शव हैं उनका डीएनए सैंपलिंग कराई गई, किनके स्वैब में मेल स्पर्म का डीएनए सैंपल लिया गया, कैसे साबित होगा कि इसी ने उसके साथ बलात्कार करके, बल्कि हत्या करके बलात्कार किया है। और इन्हीं साक्ष्यों के अभाव में कई मुकदमे उसके बरी भी हो गए और कई में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई और कई अभी भी ट्रायल पे चल रहे हैं। बाद के जो मुकदमे थे 10 के, 11 के, 12 के, जहाँ जहाँ उनको मिले उसमें उन्होंने साक्ष्य भी इकट्ठा करना शुरू किया। कोर्ट की डांट फटकार के बाद संबंधित जिस प्रदेश के जिस थाने की पुलिस रही होगी उसने साक्ष्य भी इकट्ठा करने शुरू किए। इसी साक्ष्य इकट्ठा करने के क्रम में 14 जुलाई 2011 को जिस 6 साल की लड़की का बलात्कार कर उसका शव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट के ग्राउंड फ्लोर पर मिला था, उसके बगल में एक ड्राइविंग लाइसेंस भी पुलिस ने बरामद किया था, जो ड्राइविंग लाइसेंस सनी नाम के एक व्यक्ति का था। उसे बुलाया गया। अब 2011 की बात 2015 में पुलिस ने खोजबीन शुरू की। सनी आया और सनी ने बताया कि साहब उस कंस्ट्रक्शन साइट पर मेरा, चूंकि वो ट्रांसपोर्टर थे, मेरा अपने कुछ ड्राइवरों से झगड़ा हो गया। ये सीरियल किलर रविंदर कुमार पेशे से ये ट्रक में जो हेल्पर होते हैं, जो ड्राइवर के साथ उसकी हेल्प के लिए होते हैं, वो करता था। कई ट्रांसपोर्ट कंपनीज में इसने काम किया था। उसका कहना है कि ये सब शराब पिए हुए थे। मैं इनसे किसी गाड़ी के सिलसिले में पूछने के लिए पता करते करते इनके पास तक आया, तो उसमें रविंदर, उसका भाई सुनील और एक और लड़के ने मेरे साथ मारपीट की, मेरा सामान छीन लिया और मुझे जिंदा जलाने का प्रयास किया। मैं वहाँ से किसी तरह जान बचाकर वापस आया। मैंने इस संबंध में पुलिस में थाने पर एक एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन वो एफआईआर आज तक नहीं दर्ज की गई। बहरहाल उसी ने बताया कि पुलिस ने फिर जब सुनी उसके घर पर दबिश दी, जिस घर में ये रहता था रविंदर, वहाँ उसका भाई मिला, सुनील, और उसका एक साथी हिमांशु। उनकी निशानदेही पर रविंदर को पकड़ा गया था। रविंदर थाने तक भी गया था और उसे जेल भी भेजा गया था 16 जुलाई 2011 को, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। कारण वही कि साक्ष्य नहीं इकट्ठा हो पाया। इस घटना के बाद भी, जमानत मिलने के बाद भी, वो बेल जंप कर गया, फरार हो गया। रविंदर कुमार से जब इन 30 हत्याओं के बारे में पूरी जानकारी की पुलिस ने, तो उसने 2008 में हुई इस बच्ची की हत्या के भी बारे में बताया। उस मौके पर ले गया जहां पर उसकी हत्या की थी। उसी से थोड़ी दूर पर एक गंदा नाला था। उस समय बरसात बहुत हुई थी और वो नाला एकदम उफन कर अपनी सीमाओं से बाहर की तरफ आ गया था। फ्लाईओवर के नीचे की इस सुनसान जगह पर बलात्कार मारने के बाद बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद घसीटकर उसी नाले में फेंक दिया। इसीलिए शायद उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। पुलिस ने कैलकुलेट किया
तो इस पहले 2008 की इस हत्या में रविंदर की उम्र सिर्फ 17 वर्ष थी। और वो इस मर्डर में भी बाद में जो उसने जगह दिखाई, उसमें जो भी सबूत तो खैर कोई बचे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पुलिस ने कुछ न कुछ सबूत इकट्ठा करके दिए थे और ट्रायल में ये बरी हो गया था उस पर्टिकुलर केस में। उसने ये बताया कि 11वीं तक पढ़ाई के बाद उसके पिता, उसने बताया, कारपेंटर थे। बदायूं से वो यहाँ आकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कारपेंटरी का काम करते थे, लेकिन उसको पढ़ाते थे। 11वीं कक्षा के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, यानी वो कॉलेज का ड्रॉप आउट था। जिस ट्रायल में जिन मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई, उसमें अदालत ने उसकी साइकियाट्रिक काउंसलिंग के भी आदेश दिए थे कि इसकी मानसिक स्थिति की जांच की जाए कि वो ऐसा क्यों करता था। इतनी बड़ी संख्या में इतनी छोटी उम्र की बच्चियों के साथ ये बात ऐसा वो क्यों करता था, इसकी जांच किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसकी जांच के लिए डॉक्टर दीपक रहेजा, इनको ये साइकियाट्रिक जांच और काउंसलिंग का जिम्मा दिया गया था, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक उसकी मानसिक स्थिति पर रिसर्च भी की और जानने का प्रयास भी किया कि आखिर ये ऐसा क्यों करता है। डॉक्टर दीपक रहेजा ने लिखा है कि ही इज ए मेंटली अ वेरी सिक मैन। ये मानसिक रूप से बहुत ही बीमार व्यक्ति है। ही कुड बी फिजिकली इम्पोर्टेंट टू। ऐसा भी लगता है कि ये फिजिकली इम्पोर्टेंट है और अपनी वो भड़ास निकालने के लिए, अपनी वो खुन्नस निकालने के लिए ये बच्चियों के साथ दरिंदगी करता है। ही कुड बी वेरी डेंजरस। ये फाइंडिंग्स डॉक्टर दीपक रहेजा की है। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट अनलेस क्लिनिकली एग्जामिन। उनका ये कहना है कि उसको देखकर ये डिटेक्ट करना मुश्किल है कि ये मेंटली सिक है, जब तक कि उसे मेडिकली एग्जामिन न किया जाए। अपने ऑब्जर्वेशन के अंत में डॉक्टर दीपक रहेजा लिखते हैं कि दिस काइंड ऑफ पीपल आर यूजुअली वेरी पोलाइट। सामान्य रूप से, क्योंकि जिन बच्चियों के गायब होने की जिन 30 घटनाओं का पुलिस ने वेरिफिकेशन किया था, उसमें ज़्यादातर को ये 10 रुपये या 20 रुपये, बच्चियाँ खेलते समय उन्हें 10 रुपये या 20 रुपये दिखाकर उन्हें अपने साथ किसी सुनसान स्थान पर ले जाता था। कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत ऐसी जगहें मिल जाएंगी, जंगल का एरिया था, मेट्रो जिन इलाकों से शहर के अलावा गुजरती थी, जहाँ पर ये अपने शिकार को टारगेट करता था। पुराने खंडहर, पुराने मकान, टूटे हुए मकान, जंगल झाड़ियों में उसी 10-20 रुपए की लालच देकर ले जाता था। जाते ही उसे गला दबाकर मार देता था, फिर उसके साथ कपड़े सारे उतार कर उसके साथ वो दुष्कर्म किया करता था। ये डॉक्टर दीपक रहेजा की ये फाइंडिंग थी, और वो भी साइकियाट्रिक फाइंडिंग थी उनकी कि ये इस तरह का व्यवहार इस तरह के लोग करते हैं। दूसरा, उनकी एक और भी फाइंडिंग थी कि सामान्य रूप से घटना करने के बाद ये अपने माँ बाप से मिलने अपने गांव भी जाया करता था। उनका ये कहना है कि ही इज़ ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू हिज पेरेंट्स, दोज हु स्टे इन देयर विलेज इन बदायूं। एक और ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा कि रात में कुछ नशा करने के बाद, एल्कोहल के अलावा ये ड्रग एडिक्ट भी था, नशा करने के बाद और फिर उसके बाद शराब पी लेने का, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन होता था, तब ये बच्चियों की तलाश में निकलता था। और जो बच्ची इसे दिख जाती थी, जो जिससे ये अट्रैक्ट होता था, उसको वो किसी तरह ल्योर करके, किसी तरह बहला फुसला के अपने साथ ले जाया करता था। एक उन्होंने इसकी और बहुत लंबी अपनी पूछताछ के बाद ये बताया कि इसे
चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने की लत है, और दूसरा कि हॉलीवुड मूवीज़ जो हिंदी में डब की गई हैं वो भी ये बहुत देखता था। आपको ध्यान हो, दिल्ली और आसपास थोड़ा सा जहाँ गड्ढा होता है वहाँ ऊपर से कवर लगाकर नीचे टीवी पर इस तरह की पॉर्न मूवीज़ दिखाने वाले लोग हैं, जो 5-5, 10-10 रुपए की टिकट में उसमें जो देखने वाले हैं उनको भीतर कर देते हैं ताकि बाहर से किसी की नज़र न पड़े। साउंड सिस्टम भीतर लगा होता है, और लेबर क्लास के या बाकी भी इस तरह की पॉर्न मूवीज़ देखने के लिए उसके भीतर जाते हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा ने आगे बताया कि अनलाइक अदर पीडोफाइल्स, यानी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को पीडोफिलिक पर्सन कहते हैं, कि अनलाइक अदर पीडोफाइल्स he never raped children and then killed. In fact, he always killed the children then raped, and the act of sexual intercourse with dead bodies, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। उसका while confessing he started that डेड बॉडीज के साथ इस तरह का दुष्कर्म करने में सिर्फ वो इसलिए करता था क्योंकि वो चिल्ला न सकें, बोल न सकें और उनकी आवाज़ बाहर न जा सके। बहरहाल वो इस समय अपनी आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा है जेल में, तिहाड़ में है इस समय, बंद है वो, और आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा है। आज की घटना, आज के सीरियल किलर ने कुल 30 घटनाओं में शामिल होना बताया। सभी 30 घटनाओं के होने का प्रमाण भी पुलिस को मिल गया, पर जिन 15 घटनाओं की एफआईआर हुई उसी में पुलिस ने रविंद्र के खिलाफ चार्जशीट लगाई। बाकी का बस कि साहब ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, एविडेंस नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। हालांकि लोगों ने इतने दिन बाद भी साइट विजिट करने पर लोगों ने इस तरह की घटना की पुष्टि की थी। चूंकि ये सभी बच्चियां या बच्चे गरीबों में गरीब दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे थे, और दिहाड़ी मजदूर ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माना जाता है, उनका कोई डाटा बैंक नहीं है। डाटा बैंक का मतलब कि कहीं ये एंट्री हो कि ये यहाँ मजदूरी के लिए आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आधार कार्ड नंबर है इनका, ऐसा कुछ अभी तक फिलहाल। कोरोना में जिस माइग्रेंट लेबर की बात की गई थी उसी समय ये बार बार पूछा गया कि आखिर कितने लेबर कहाँ से कहाँ के लिए गए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जवाब आया सरकार का कि इस तरह का कोई डाटा बैंक उपलब्ध नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अब शायद इस तरह के डाटा बैंक की व्यवस्था की जा रही है, इसीलिए किसी ने इस तरह की होने वाली बार बार होने वाली घटनाओं की आवाज़ नहीं उठाई। 30 बच्चियां जिनकी उम्र 5 साल से 7 साल की थी, उनकी लाशें मिलती गईं, और जो बाहर प्रांत के मजदूर थे वो काम ख़त्म करके या डर की वजह से वहाँ से छोड़ के अपने अपने प्रांत चले गए, और पुलिस यही कहती रही कि साहब इसका कोई वादी नहीं है, इस अपराध का कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है, वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। ठेकेदार भी उनके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है कि वो कहाँ मिलेंगे, और सभी घटनाएं वेरीफाइड थीं। 5-6 साल बाद पुलिस के हाथ वैसे भी कुछ नहीं लगना था। बच्चियों की गुमशुदगी तो लिखी नहीं गई, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। मैं तभी कह रहा हूँ पुलिस की ये कार्यप्रणाली तब थी जब निठारी वाला कांड हो चुका था। ये उसके बाद की बात है, 2006 के बाद की बात है। जिन 3 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, एपिसोड 510 में उमेश के बारे में, 509 में सतीश के बारे में, और 504 में दरबारा के बारे में, आज ये चौथा रविंद्र के बारे में बता रहा हूँ। इन सभी ने जो अपराध किया है वो जघन्य से जघन्यतम अपराध किया है। इन्होंने जो राक्षसी काम किया है उसका कोई पैरेलल नहीं। इन सभी ने छोटी बच्चियों के साथ
बलात्कार किया है। 1-2 नहीं, 20-20, 30-30 बच्चियों के साथ। ये बच्चियों के साथ या तो रेप करके मार देते थे या मार के रेप करते थे। उमेश की वो जो आदत, जो उसकी साइकोलॉजी, महिलाओं के अंडरगारमेंट सूंघने के बाद रेप का करना था, ये भी, इसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश की जानने की। तमाम इंटरनेट के तमाम साइट्स पर मैंने इसको ढूंढा भी कि आखिर इस तरह के बिहेवियर के आदमी को किन हरकतों से पहचाना जा सकता है। सिवाय इसके कि हमारे जो बहुत ही सुधी श्रोता थे, जो MBBS कर चुके थे, और उन्होंने जो बताया था कि हम लोगों के यहाँ जो फॉरेंसिक मेडिसिन की किताबों में ये रोग के रूप में दर्ज किए गए हैं, इस सीरियल किलर्स के इस तरह के बर्ताव, सिवा उसके बहुत ज़्यादा कुछ रिसर्च पेपर्स भी मिले जिनका मैं जिक्र करूँगा। उमेश रेड्डी, दरबारा और रविंदर ये ऐसे राक्षस थे जो मारने के बाद बलात्कार करते थे। वैसे तो इस तरह की का जो मानसिक रोग है, जो फॉरेंसिक मेडिसिन की किताबों में है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को पीडोफिलिया कहा गया है। इस मर्ज का नाम पीडोफिलिया कहा गया है। करने वाले को पीडोफिलिक कहते हैं। और उमेश और दरबारा और रविंदर ये ऐसे राक्षस थे जो मृत्यु कारित करने के बाद, यानी जान से मारने के बाद उनके साथ बलात्कार करते थे। ऐसे व्यक्तियों के या ऐसे मनोरोग को या इस रोग को या ऐसे रोगी को नेक्रोफिलिक कहते हैं, रोग को नेक्रोफिलिया कहते हैं। यानी ये उमेश, दरबारा और रविंदर तीनों ही 2 मानसिक रोगों से एक साथ पीड़ित थे, या 2 तरह के काम ये ऐसे करते थे जिनसे मानवता भी शर्मसार हो जाती है। एक पीडोफिलिया, दूसरा नेक्रोफिलिया। हालांकि तीनों ने अपने पूछताछ में इसका कारण ये बताया कि साहब हम मारने के बाद इसलिए उनके साथ बलात्कार करते हैं क्योंकि बच्चियां अगर चीखती हैं या बच्चे चीखते हैं तो उनके चीखने की आवाज़ बहुत तीखी होती है, बहुत महीन होती है, जो बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। और बच्चियों की चीख सुनकर वो सामान्यतः लोग वो अटेंटिव होते हैं और उस चीख के सोर्स को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसा हो सकता है शुरुआती घटनाओं में उनके साथ हुआ हो, इसलिए वो मारने के बाद ऐसा काम करते थे। ऐसा उन्होंने बताया कि साहब इसके पीछे ये कारण है। लेकिन इन सब ने यह भी बताया कि शुरुआत की 4-5 घटनाओं के बाद फिर जिंदा बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। इन क्रूर राक्षसों को इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया हिंदी में, उसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका आशय यही था कि इन जिंदा बच्चियों से ये कुकर्म करने, बच्चे या बच्चियों से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसीलिए शुरू की 4-5 घटनाओं के बाद इन्होंने हमेशा बच्चे या बच्चियों को जान से मारने के बाद ये घृणित कार्य किया। रविंद्र के बारे में ये भी बताया गया कि वो नशे, जैसा मैंने बताया, नशे और जो भी ड्रग लेता था और शराब के बाद ही वो इस तरह का कृत्य करता था। एक और रिसर्च पेपर जो मुझे इस तमाम ढूंढने के बाद मिला वो था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का। आप अगर चाहें तो इसे ढूंढ सकते हैं। इसमें बहुत गहराई से ऐसे पीडोफिलिक लोगों के लक्षण के बारे में बताया है और ऐसे बच्चों के लक्षण भी बताए हैं जो ऐसे पीडोफिलिक लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। उसमें यह भी बताया है कि ऐसे लोगों के साथ बचपन में इसी तरह का कुछ घटा होता है जो बाद में वो ऐसा ही दूसरों के साथ करके मानसिक संतोष उनको मिलता है। ये मानसिक बीमारी तो है ही है, और कभी कभी ये
जेनेटिक भी हुई है, ऐसा इस अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के पेपर में लिखा है। ऐसे पीडोफिलिक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इनका व्यवहार दूसरों से थोड़ा अजीब होता है। दूसरा, बच्चों को हाथ लगाने का मौका ये ढूंढते रहते हैं। अगर बच्चा इनके संपर्क में, पीडोफिलिक मानसिकता वाले व्यक्ति के संपर्क में आ ही गया, सपोज करें पेरेंट्स की निगाह बचा के आ गया, या पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से आ गया, या पेरेंट्स के किसी पर अति विश्वास के कारण आ गया, तो बच्चों में जो चेंज आता है वो उन्होंने बताया है कि बच्चा शांत हो जाएगा अचानक, वो बहुत कम बातचीत करेगा, अकेला रहेगा और किसी के सामने आने से डरेगा। बच्चा छोटी छोटी बातों पर रोने लगेगा, अपनी बातों को दूसरों के सामने ठीक ढंग से नहीं रख पाएगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई कि अगर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो चुका है तो वो टॉयलेट जाते वक्त रोएगा और बहुत ज़्यादा समय वो टॉयलेट में लगाएगा, उसे पेट दर्द या शरीर दर्द की शिकायत बनी रहेगी। पीडोफिलिक लोगों पर बड़ी संख्या, जो नंबर था जिस पर उन्होंने रिसर्च की है वो संख्या बड़ी थी, उस पर उन्होंने बताया कि सावधान किससे रहना है। स्कूल बस के ड्राइवर से, स्कूल बस के कंडक्टर से, स्कूल का पियोन या स्वीपर, घर में रहने वाली मेड, रहने वाले या रहने वाली मेड, ट्यूटर्स। हालांकि उस रिसर्च पेपर में यह भी कहा गया है कि सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो 5 से 13 साल के बीच के बच्चों की तरफ आकर्षित होते हैं और उनके साथ ही वो गलत काम करते हैं। उसमें बचने के तरीके भी बताए हैं कि बच्चे को कभी किसी के सहारे अकेला ना छोड़ें, मेल के सहारे जिसे आपको लगता है कि पीडोफिलिक हो सकता है, उसके सहारे कभी न छोड़ें। बच्चों की निगरानी करें कि वो कब कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार जब इस तरह की बात करता हूँ, निगरानी शब्द इस्तेमाल करता हूँ या ध्यान रखने की बात करता हूँ, इसका मतलब नहीं ये है कि आप चाबुक लेके बच्चे के पीछे पड़े रहें, बिल्कुल मतलब नहीं। आप सतर्क रहें बस। बच्चे को ये एहसास ना हो कि मेरे पेरेंट्स एकदम बिल्कुल पीछे एकदम चिपके हुए पड़े हैं, मुझे न खेलने दे रहे हैं, न मुझे कहीं जाने दे रहे हैं, न मुझे किसी से मिलने दे रहे हैं, मैं दोस्तों के साथ हंस भी नहीं सकता। ऐसा भी उसके मानसिक व्यवहार पर खराब असर पड़ेगा। लेकिन सतर्क रहें, आपका बच्चा है। अगर आपको ऐसा लग जाता है इन लक्षणों से कि किसी की आपके बच्चे पर बुरी नज़र है, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें और स्कूल के स्टाफ से बराबर संपर्क रखें और उसकी बच्चों की जो नियमित दिनचर्या है उसके बारे में जरूर थोड़ी बहुत जानकारी रखें। डॉक्टर विकास धिकप, ये मुंबई के बड़े फेमस साइकेट्रिक हैं। उनका ये कहना है कि बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार या दुष्कर्म बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों के कुल 5 साल या 6 साल से 12 साल के बीच की जो संख्या है उसका लगभग 20% बच्चे किसी न किसी समय पीडोफिलिक व्यक्तियों के शिकार होते होंगे, भले वो केवल उनके साथ गुड टच या बैड टच वाली बात होती हो। इसलिए उनका ये कहना है कि बच्चे जब भी स्कूल जाना शुरू करें, माएँ या पिता अगर बता सकता है तो उसे बार बार गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं और समय समय पर पूछते रहें कि क्या किसी ने इस तरह की बैड टच की उनके साथ कोई हिमाकत तो नहीं की है। इसलिए किस्सा कोई परिवार के लोगों से अनुरोध है कि ऐसे राक्षसों की बुरी नज़र से बचने के लिए जो ये लक्षण ऐसे लोगों के बताए गए हैं, और अगर कोई इसका शिकार हो गया या
कोई इनके चंगुल में आ गया तो उनमें जो बर्ताव या व्यवहार में चेंज होता है वो जिसकी वजह से ऐसा भय आ जाता है उनके ऊपर कि उसको दूर करें, उनसे बात को समझें, कोशिश करके जानें और बिल्कुल बच्चे को ये एहसास कराएं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, या जिसने उसके साथ ऐसा किया है अब वो कभी उसके पास भी नहीं आ सकता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।